नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हमने एससीबीटी एग्ज़ाम जो चालू होने वाले हैं 2-4 दिन में, उनके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ चालू की है, सभी रिलेटेड ट्रेड्स के लिए। तो मैं मैकेनिक डीजल ट्रेड का टीओ हूं और मैं अभी यहाँ पे मैकेनिक डीजल ट्रेड के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं, उनको आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आने हैं एग्ज़ाम में, हम वो यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और जब आप एग्ज़ाम दे तो आपको कॉन्फिडेंस आया है ना एग्ज़ाम देने में। और हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराएंगे आप उनको एक बार अगर पढ़ेंगे तो इससे कंफर्म है कि आप एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ के आए हैं। और लगभग इनमें से आप अच्छा अगर ये पूरा पीडीएफ की वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आपके स्कोर अच्छे आएंगे, है ना। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप वो कमेंट करिएगा, फिर हम आपको उससे रिलेटेड जो भी सहायता होगी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो ज़रूरी हैं। बाकी अगर आपको हम उसके बारे में जो ज़्यादा जानकारियाँ हैं हम वो आपको बताते रहेंगे। अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड और जानना हो तो कमेंट करें, है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच इज़ द केमिकल हजार्ड्स। अब हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? हजार्ड होता है खतरा, मतलब जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होती है कहीं भी, वो बेसिकली हजार्ड्स कहलाती हैं, है ना। या कि जो हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेंगी वो चीज़ें। तो जब आप किसी वर्कशॉप में होते हैं तो वहाँ पे आपके लिए हजार्ड्स कई प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और ऑक्यूपेशनल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है केमिकल हजार्ड्स कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले चारों ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें से कौन सा सुटेबल है उस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ केमिकल, तो पहला नॉइस लिखा हुआ है, तो नॉइस का केमिकल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर दूसरा लिखा हुआ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ, जैसे पटाखे हो गए या कि जो चीज़ फूट सकती है जिसमें से नॉइस आएगा वो एक्सप्लोजिव कहलाएगा। फिर वाइब्रेशन और रेडिएशन, तीन चीज़ें हैं। तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन का केमिकल से कोई लेना देना नहीं है, और रेडिएशन इसका भी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी आप पूरा नहीं पढ़ते तो क्या, जैसे रेडिएशन है तो रेडिएशन किससे निकलती हैं? एक्सरेज जैसे हो गई है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इसका केमिकल से कोई लेना देना नहीं, तो विस्फोटक पदार्थ क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इन्वॉल्व टॉक्सिक। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है ना। जैसे हमने अभी आपसे बात की थी, हजार्ड्स कई प्रकार के होते हैं, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। तो विषाक्त किस में शामिल होते हैं? तो फिजिकल हजार्ड्स मतलब, अब आप इसका हिंदी पढ़ लेंगे, शारीरिक जोखिम, रासायनिक जोखिम, जैविक और यांत्रिक। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्सिक, है ना। तो टॉक्सिक का मतलब क्या हुआ? जो फिजिकल हजार्ड्स वो चीजें होती हैं जो हमको सामने दिखती हैं, जैसे आपके रास्ते में कोई पत्थर आ जाए तो वो सामने आपको दिख रहा है, वो जाएगा फिजिकल हजार्ड्स। बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या चीजें आती हैं? तो बायोलॉजिकल हजार्ड जैसे वायरस, बैक्टीरिया, है ना, ये सारी चीजें हो गई। मैकेनिकल हजार्ड्स में जो मशीनों के आसपास चीजें रखी रहती हैं वो। तो यहाँ पे आपसे टॉक्सिक पूछा है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केमिकल हजार्ड्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं और वहां पे आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों रखा जाता है? अगर वहां पे आपको इस तरह की स्वास्थ्य और सुविधा मिलेगी तो उससे क्या होगा? ऑप्शन पढ़ेंगे तो डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल, जो कर्मचारी है उसका मनोबल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिक्रीजिंग द क्वालिटी, गुणवत्ता में कमी, आपके काम करने की क्वालिटी में कमी आएगी, ये भी गलत है। अगर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो हम मन लगा के काम कर पाएंगे, है ना। फिर रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, मतलब जो आपकी उपस्थिति है वो कम होती है। तो अगर आपको अच्छा माहौल मिलेगा तो आप वहां पर डे जाना चाहेंगे, है ना। तो लेकिन फिर भी हम अगला ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, मिनिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को कम करता है, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो आंसर सी करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी कवर ऑफ वेयरिंग सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप। अगर आप वर्कशॉप में सेफ्टी शूज पहन के जाते हैं तो वो किस प्रकार की सेफ्टी में आएगी?
तो अब सेफ्टी आप लोगों ने वैसे थ्योरी पूरी पढ़ी होगी पिछले साल, है ना, तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ये भी समझते जाएंगे क्या होता है। जैसे जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लिखा। तो जनरल सेफ्टी मतलब सामान्य सुरक्षा, कि अगर आप किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या पहने होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जनरल हो गया। पर्सनल सेफ्टी में हम जब अपनी खुद की सुरक्षा की बात करें, जो पीपीईज होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो आपके पास होने चाहिए। मशीन सेफ्टी, कोई मशीन रखी हुई है तो उसको चलाने से पहले उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसके हिसाब से चलाना है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब पूरे व्यवसाय का जो चल रहा है, व्यावसायिक सुरक्षा की आप जिस इंडस्ट्री में है वहां पे पूरी की पूरी जो सुरक्षा है वो ऑक्यूपेशनल में आती है। तो जब आप सेफ्टी शूज पहनेंगे तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, पर्सनल सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हजार्ड्स। अब यांत्रिक खतरा कौन सा है, तो यांत्रिक खतरा क्या हो जाएगा, सिकनेस। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सिकनेस, करंट लीकेज, अनगार्डेड मशीनरी, रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। सिकनेस क्या है, सिकनेस का मशीनों से कोई, मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं है वो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। करंट लीकेज तो ये इलेक्ट्रीशियन का है, इसका भी मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं हुआ। अनगार्डेड मशीनरी हिंदी में लिखा हुआ है गैर पंजीकृत मशीनरी। अब देखिए जैसे अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, ये हिंदी में लिखने में कुछ एरर हो गई है। गैर पंजीकृत मशीनें मतलब, अब जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे अनगार्डेड मशीनरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने क्या देखा है, ग्राइंडर देखा है, ग्राइंडर के ऊपर जब हम ग्राइंडिंग करने जाते हैं तो एक शीशे की सील्ड लगी रहती है कांच उस ग्राइंडर के ऊपर, ताकि जो स्पार्कल्स होते हैं वो आपकी आंखों में ना पड़े ग्राइंडिंग करते समय, है ना। तो अगर वो नहीं होगा तो वो क्या होगी, मशीनरी कैसी होगी, खतरे, वो मशीन खराब है कि वो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है कि अगर कोई अनगार्डेड मशीनरी है वो क्या है, एक यांत्रिक खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर विच इज द बायोलॉजिकल हजार्ड्स, जैविक खतरा कौन सा है, तो इसमें स्मोकिंग लिखा हुआ है, सिकनेस लिखा है, इन्फेक्शन लिखा, पुअर डिसिप्लिन लिखा, तो डिसिप्लिन का कोई लेना देना नहीं है। इन्फेक्शन भी बायोलॉजिकल से है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन हजार्ड्स है वो क्या है, सिकनेस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स। देखिए अभी यहाँ पे अब हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि फायर कितने प्रकार की होती है, अग्नि कितने प्रकार की होती है, सबने पढ़ा होगा शायद, तो कितने प्रकार की, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, है ना, इतने प्रकार की होती है। तो बेसिक ए में क्या होता है, वुड्स या कि लकड़ियों से लगी हुई आग, ये ए क्लास में आती है। बी में क्या आता है, तो लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, है ना। सी क्लास में क्या आता है, सी में आता है गैसेस, जैसे एलपीजी, सीएनजी, इनसे जो आग लगती है वो। डी में आता है मेटल, मेटल मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ई में आता है क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ उसके कारण जो आग लगी तो वो किस में आएगा, ई क्लास में आता है। एफ में बाकी जो अन्य कारक हैं उनके कारण, जो अगर कोई और रीजन होता है आग लगने का तो उसको हम एफ के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है फ्लेमेबल लिक्विड फायर, लिक्विड के कारण जो आग लगती है वो किससे बुझाई जाएगी, तो हम क्या करते हैं, वुड्स अगर कहीं मान लो लकड़ी के कारण, कपड़ों के कारण आग लगी हुई है तो वो किससे बुझाते हैं, तो उस पर तो हम नॉर्मल वाटर यूज करके या कि पानी डाल के आग बुझा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखा था, फ्लेमेबल लिक्विड के लिए, तो लिक्विड हमारा किस में आता है, पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल में अगर हम पानी डालेंगे तो पेट्रोल क्या होगा, तैर के पानी के ऊपर आ जाएगा, आग फिर से पकड़ लेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which type of personal protection recommended to handle loads with rough surface and pointed projections। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आप लेदर के या ग्लव्स पहनते हैं तो उसमें कौन सा ग्लव्स होगा। ऑप्शन नंबर सी वैसे करेक्ट है, क्योंकि पूछना क्या चाह रहा है कि अगर आप कोई ऐसी चीज को उठा रहे हैं जो तो उसका सरफेस जो है वो खुरदुरा है और उसके नुकीले थोड़े थोड़े नोक निकले हुए हैं, अगर आप उसको उठाना है तो आप किस तरीके का ग्लव्स यूज करेंगे, तो इसमें आ जाएगा लेदर ग्लव्स।
बाकी जो ग्लव्स लिखे हुए हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं, तो ये जो रबर ग्लव्स होते हैं ये इलेक्ट्रिशियन के लिए है, ताकि हमें शॉक ना लगे, है ना। तो ये चीजें जो इलेक्ट्रिशियन में यूज होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज टॉक्सिक इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में क्या चीजें विषैली हैं। ओल्ड बियरिंग्स, पेपर रैपर्स, यूज्ड लुब्रिकेंट, ऑयल, वॉशर, बोल्ट्स एंड नट। तो इसमें क्या होगा, इस्तेमाल किया गया हो स्नेहक जो है वो हमारे लिए कैसा होगा, विषैला होगा। बाकी सारी चीजें विषैली नहीं होती हैं, जिनसे मतलब विषैला मतलब जो कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं वो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर हार्मफुल इन प्लेस ऑफ हार्मफुल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है, तो ऑक्सीजन तो हानिकारक नहीं, ये हमें पता है। वाटर वेपर ये भी इंसान के लिए हानिकारक नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में रहती है, फिर हम उसको बाहर भी करते हैं, तो ये नुकसानदेह तो नहीं है, कुछ हद तक है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ये ज्यादा हानिकारक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है, वो सेम ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, क्वेश्चन भी लगभग सेम है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयरबॉर्न डस्ट इन वर्कशॉप। अगर किसी वर्कशॉप में वायु प्रदूषित हो गई है तो उसका क्या असर होगा, डस्ट होगा। तो डायरिया तो हमें केवल मतलब जो अगर आप दूषित पानी का यूज कर लेते हैं तब डायरिया होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, अगर किसी को दस्त लगने लगे तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाना, वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। थ्रोट इन्फेक्शन लिखा हुआ है, गले में तकलीफ, तो अगर हम दूषित सांस हमारे अंदर जाएगी तो थ्रोट इन्फेक्शन होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट। अच्छा यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये गलत लग गया है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये गलत डायग्राम लग गया है, ये अगले क्वेश्चन के लिए है। अभी यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट। अगर कोई हमारे लैब में या कि जहाँ वर्कशॉप है या कि इंडस्ट्री की जो कार्यशाला है वहाँ पे कुछ टॉक्सिक मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप उसको किससे हटाएंगे, तो वाटर से वॉश करेंगे, ये गलत है। इंसिनरेटर्स यूज करेंगे, ये भी गलत है। कंप्रेस्ड एयर का कोई लेना देना नहीं। वैक्यूम क्लीनर, हम उसको किससे हटाएंगे, वैक्यूम क्लीनर से हटाएंगे, ठीक है। चलिए फिर व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी डिवाइस। अभी हमने जो ऊपर देखा था ये उसकी बात है, तो अभी आप इसको पहचान लीजिए, ये कौन सी, ये क्या बना हुआ है, तो ये गूगल्स हैं जो हम आंखों में पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, गूगल्स। और ये डायग्राम भी गलत बना हुआ है, ये अगले क्वेश्चन के लिए है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फिर विच डिस्टेंस इज नोन एज व्हील बेस ऑफ द व्हीकल। देखिए क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है व्हील बेस और एक होता है व्हील ट्रैक। देखिए अब मान लीजिए ये क्या है, ये फोर व्हीलर्स के दो पहिए हैं और ये पीछे के दो, ये इनके सेंटर से ये इनके सेंटर, और ये डिस्टेंस मतलब मान लीजिए ये मिड का एक्सल हो गया ये, है ना। और यहाँ पे भी सेम हम बना लेते हैं, ये आगे के दो पहिए, ये पीछे के दो पहिए, और ये इन दोनों को बीच से जोड़ दिया, ठीक है ऐसा। तो अभी अब क्या पूछ रहा है, व्हील ट्रैक और व्हील बेस। तो व्हील बेस क्या चीज होती है, ट्रैक जो होता है वो जो सामने या कि पीछे के दोनों जो टायर होते हैं इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है ट्रैक, ठीक है। और बेस कहलाता है कि फ्रंट एक्सल के बीच की डिस्टेंस, या कि मान लीजिए फ्रंट के टायर और रेयर के टायर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है व्हील बेस, ठीक है। इसी से गाड़ियों की लंबाई नापी जाती है, जो फोर व्हीलर्स की लेंथ होती है वो यही नापी जाती है, ठीक है, व्हील बेस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विच डिस्टेंस इज नोन एज व्हील बेस ऑफ द व्हीकल। याद रखेंगे, मान लीजिए अगर आपसे कभी ट्रैक पूछ लिया गया तो ट्रैक क्या होगा, फ्रंट या कि रियर दोनों पहियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, व्हील ट्रैक कहलाती है। और यहाँ पे सॉरी, व्हील ट्रैक क्या होगा, जो या तो आप आगे आगे के दोनों पहियों के बीच की डिस्टेंस या कि पीछे के दोनों पहियों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ट्रैक कहलाएगी। और फ्रंट टायर के सेंटर और रियर टायर के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या लिखा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील, सामने के पहियों के बीच की केंद्र की दूरी, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रियर व्हील,
तो ये भी गलत हो जाएगा जैसा हमने अभी आपको बताया है। तीसरा लिखा हुआ है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील, तो ये ऑप्शन सही हो गया है ना। और फिर इन डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील, तो ये गलत है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ब्लीडिंग प्रोफेशनली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन, मतलब आपके शरीर के या किसी इंसान के शरीर से विभिन्न विभिन्न, यहाँ पे जितने चार ऑप्शन लिखे हैं उन अंगों से ब्लड निकल रहा है, तो आपके हिसाब से कब आपको प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स को बुलाने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला लिखा हुआ लेग ऑफ ह्यूमन बॉडी, किसी इंसान के पैर से निकल रहा है तो वहां पे। नीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, घुटने से निकल रहा है तब आप बुलाएंगे। रिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी तब, या कि थाई ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है, हम कुछ तो इलाज अपने से भी कर लेते हैं, लेकिन किस कंडीशन पे आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना होगा, तो उस हिसाब से क्या होगा। लेग पे लगे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, हम खुद भी कुछ कुछ कर सकते हैं, और अगर ज्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है रिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर किसी की कलाई पे चोट लग रही है तो हम क्या करेंगे, तुरंत प्रोफेशनल से मिलेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट होती है, यहाँ की जो नर्व्स होती है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलने, यहाँ पे हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कल्स, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करेंगे। अगर कोई जल गया है कहीं पे तो आप उसके साथ क्या करेंगे, ब्लो हॉट एयर टू द बर्न्ड हैंड, उसके जले हुए हाथ पे गर्म हवा देंगे, ऐसा तो नहीं है पहले से ही जला हुआ है। फिर ब्लो कूल एयर टू द बर्न्ड हैंड, वहां पे ठंडी ठंडी हवा देंगे। अब थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन अपन पहले अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कवरिंग विद वाटर, उसको ठंडे पानी से ढक देंगे। फिर कवर्ड विथ हॉट वाटर टू द बर्न्ड हैंड, जले हुए हाथ पे आप गर्म पानी डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप हवा देंगे ठंडी तो उससे क्या होगा, उससे कम असर पड़ेगा, अगर उससे अपेक्षा अगर आप क्या यूज करें, ठंडे पानी का यूज करें। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा सबने पढ़ा हुआ है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, किसी भी मरीज को डॉक्टर से पहले मिलने वाला जो इलाज हम दे सकते हैं वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट इज द इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, इमरजेंसी आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। इट इज एन इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, किसी के जीवन बचाने का उपचार है। इट इज एन इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी की गहन चिकित्सा उपचार है। इट इज द रूल ऑफ असेसिंग द ट्रीटमेंट, या उपचार का आकलन करने का नियम है। तो इमीडिएट लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए जो हम तुरंत उपचार करते हैं वो कहलाता है फर्स्ट एड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ एन इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी को आपके सामने शॉक लग रहा है और वो अभी भी क्या किए हुए है, जहां से शॉक लग रहा है उसको पकड़ के रखा है, तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे, मेक श्योर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, कवर ऑल बर्न विद ड्राई लूज ड्रेसिंग, एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले का कवर करेंगे। पीड़ित के सिर को नीचे एक तरफ रखें, फिर पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछें क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेक श्योर पावर इज टर्न्ड ऑफ, है ना, सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद करेंगे, तब तो उसका हाथ ऑटोमेटिक छूट जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कहीं जैसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाता है कि कहीं इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण आग लग गई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो उस कंडीशन पे भी क्या होगा, हम सबसे पहले क्या सुनिश्चित करेंगे कि पावर की सप्लाई बंद हो गई है, बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व लिक्विफाइड गैसेस। तो अभी हमने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया था, क्लास ए बी सी डी में क्या क्या चीज़ें आती है ना। तो लिक्विफाइड गैसेस की बात हो रही, तो क्लास ए में हो गया हमारा वुड, क्लास बी में हो गया क्या, जो पेट्रोल डीजल हो गया क्लास बी में, है ना। और फिर क्लास सी में क्या हो गया, क्लास सी में आती हैं एलपीजी और सीएनजी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास सी फायर। तो क्लास सी में क्या हुआ, अभी हमने आपसे बात की, तो क्या हो गया क्लास सी में एलपीजी और सीएनजी, है ना। तो एलपीजी सीएनजी से जब गैसों के कारण लगी हुई आग होती है तो हम उसको किससे बुझाते हैं, ड्राई पाउडर से बुझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर नहीं लगेगा, फोम टाइप नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है। तो हम जब किसकी बात होती है क्लास सी के लिए, तो क्या यूज करते हैं, ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर आइसोलेट द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग। अगर हम कहीं पे ब्लैंकेट के द्वारा आग बुझा रहे हैं तो
वो वहां पे आइसोलेट ऑक्सीजन से उसको दूर कौन करता है, कम। देखिए आग लगने के लिए 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला हो गया ऑक्सीजन चाहिए हमें, दूसरा क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना, एक फिक्स टेम्परेचर होगा तभी आग लगेगी, और तीसरा माध्यम चाहिए होगा, कुछ और चीजें जिसमें आग लगती है ना। तो अभी हमें क्या, जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन से अलग कर देते हैं और उसमें ब्लैंकेट का यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, स्टार्विंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लास ऑफ फायरवुड इन्वॉल्व्स वुड, किस प्रकार की अग्नि में लकड़ी शामिल होती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर ए सही है, बाकी ऑप्शंस गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज्ड, अगर हमें क्या हुआ, हमने किसी गाड़ी की सर्विसिंग की, उसके बाद उसका जो ऑयल निकला है, जिसको आप मोबिल भी कहते हैं, वो निकला, तो आप उसको वेस्ट कैसे करेंगे, उसका क्या करेंगे। तो पहला क्या लिखा है, हैंड ओवर बैक टू द कस्टमर, ग्राहक को वापस दे देंगे, जिसकी बाइक हमने सर्विस की, जिसकी व्हीकल का हमने सर्विसिंग किया, उसको रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं। फिर थ्रो द रिमूव्ड ऑयल इन द ड्रेन, नाली में डाल देंगे, ये भी गलत है। होता क्या है, जब आपको कोई वेस्ट ऑयल या ऑयल मिलता है जो खराब होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक वेंडर्स होते हैं, है ना, उनको हमें रिटर्न करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर, उसको पहले हम एक कंटेनर में इकट्ठे करते जाएंगे, फिर डिस्पोज टू द रजिस्टर्ड वेंडर, जो पंजीकृत लोग हैं उनको, विक्रेताओं को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है और ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन को प्रभावित किए बिना हम कैसे क्या कर सकते हैं, एनर्जी को मिनिमाइज कर सकते हैं, एनर्जी का मिनिमम यूज करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, इस तरीके में हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस कंजप्शन बाय रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विद न्यू एलईडी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम हमारे घर में जैसे जो पुराने येलो वाले, पीले वाले जो बल्ब आते हैं, जो लगभग 100 वाट के रहते हैं ना, उनको हमने क्या किया, नई एलईडी लगा दी। अब एलईडी क्या होती है, हमको 10 वाट में भी उतनी ही रोशनी देती है जितना वो 100 वाट में देता है। तो हमारा क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण होगा, कम ऊर्जा लगेगी। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन जो होती है वो कई प्रकार, एनर्जी कंजर्वेशन के टाइप होते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है ये जो वीडियोस हैं, तो क्या है, हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। बाकी अभी जब ये इन लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे, है ना। तो जो नए लोग हैं, जिनको अभी ये चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हैं, उनके लिए फिर से जब अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर वो समझ पाएंगे, और जिनने पहले पढ़ रखा है उनको समझने में तो आसानी होगी ही। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितने प्रकार की होती है, हम एनर्जी का कंजर्वेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक सेकंड। इसके 3 स्टेप होते हैं। एक मेजर कंजर्वेशन होता है, फिर उसके बाद मीडियम कंजर्वेशन होता है, उसके बाद आता है माइनर, है ना। इसको हिंदी में समझे तो उच्च समझ लीजिए कि जब हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, तो मीडियम होता है मध्यम, थोड़ा बहुत, और माइनर मतलब निम्न। हमने कोई रिप्लेसमेंट की या कि कुछ चीज़ बचाई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, जिससे ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संरक्षण नहीं हुआ है, तो मतलब उसी कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज द मेजर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजप्शन। तो स्टॉपिंग लीकेज, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लैप इन हाउस कीपिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम किसी जो हमारे पास मशीनरीज हैं उनको जब रिप्लेस करेंगे, तो मशीनरीज में क्या होता है, अगर पुरानी मशीनरियां हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी लेती हैं, है ना। आप नई लेंगे, जैसे हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक समझते हैं। 2 स्ट्रोक जो होता था क्या था, टॉर्क हमें ज़्यादा मिलती थी लेकिन स्पीड कम मिलता है। 4 स्ट्रोक में हमें स्पीड और उसके साथ एवरेज मिलता है। 2 स्ट्रोक में यही चीज़ें कम होती हैं, है ना। जब हम उसको नई के साथ रिप्लेस करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन के साथ रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिला, ऊर्जा का संरक्षण ज़्यादा हुआ। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे मेजर में आएगा, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। फिर विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कम अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। सेम क्वेश्चन है, वहां पे उल्टा कर दिया है, आपको ऑप्शन में ये दिए हुए हैं। तो अगर हमने क्या किया, ओल्ड मशीनरीज को रिप्लेस किया, तो क्या किया है, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज पॉइंट। अगर कहीं पे पानी का रिसाव हो रहा है और आपने वहां पे जाके उस पॉइंट को बंद किया हुआ है, तो आपने किस प्रकार की एनर्जी का कंजर्वेशन किया हुआ है? तो माइनर, मेजर, मीडियम, एक्स्ट्रा मेजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अगर आपने कहीं पे वाटर लीकेज देखा और उसको बंद किया तो किस प्रकार की एनर्जी कंजर्वेशन में आएगा? तो माइनर में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। विच इज द मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन किया है तो वो किस, इतनी सारी चीजें की हैं, या कि किसी ने हाउस कीपिंग में एनर्जी कंजर्वेशन किया, फिर स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज किया, रिनोवेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग किया, और रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड गुड किया। तो अभी हमने आपसे बताया कि स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज तो किसमें हो जाता है? माइनर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मीडियम की बात हो रही है, तो मीडियम किस में आएगा? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड गुड। अगर आपने अपने घर में जो मशीनें यूज हो रही हैं, जो बल्ब लगे हुए हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं नए के साथ, तो वो किस में कहलाएगा? तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। उसके बाद हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसमें जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो आपको पढ़ा दिए जाए, एक बार रिवाइज करा दिए जाए। और बाकी आपको जो चीज़ें प्रॉब्लम होंगी वो आप कमेंट करिएगा, जो अच्छा लगा होगा वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।